हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो ये एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास 6 के ऑल चैप्टर्स हैं। मैं इसको चैप्टर वाइज कराऊंगी। ये मेरा नोट्स का पीडीएफ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एनसीईआरटी की ही बुक है क्लास 6 की। ओके। इसका फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। सेकंड चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। थर्ड है सरकार क्या है। फोर्थ है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो मैं इसको चैप्टर वाइज करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको विविधता की समझ चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी, फिर आगे वाले चैप्टर को करवाऊंगी। सबसे पहले इसको। पांचवा चैप्टर है पंचायती राज। छठा है गांव का प्रशासन। सातवां है नगर प्रशासन। आठवां है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। और अगला है शहरी क्षेत्र में आजीविका। ओके। तो ये हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। ओके। सो इसमें फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसमें विविधता के बारे में बताया गया है। भारत विविधताओं का देश है, यानी कि भारत डाइवर्सिटी का देश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार की भाषाएं, वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के पहनावे पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी, फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी की क्लास 6 में पॉलिटिकल साइंस की में समीर की कहानी दे रखी है, उसके थ्रू समझा रखा है डाइवर्सिटी को। तो यही है, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। देखो, हम त्योहार एक ही मनाते हैं लेकिन अलग अलग टाइप से मनाते हैं। सो यही हमारी डाइवर्सिटी है, एक काम को अलग अलग टाइप से करना, अलग अलग प्रकार से मनाना, यही डाइवर्सिटी है। तो यही एनसीईआरटी की क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट में समीर की कहानी के थ्रू समझाया गया। नेक्स्ट है हाउ डू वी अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, यानी कि हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू कर देते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कई ओके कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढंग पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास, विविधता संपन्न हो जाते थे। भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझाने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो मैं इसको लद्दाख और केरल के थ्रू आपको विविधता को समझाऊंगी। सबसे पहले लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है।
ये जो इंडिया के मैप में ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये हमारा लद्दाख देश है, जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती है और यहाँ पे कृषि भी नहीं होती है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। और यहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी की भी दिक्कत रहती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते और पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। पश्मीना शॉल बहुत गर्म होती है और ये बहुत महंगी भी मिलती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब अगला स्टेट है केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये केरल एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ यह पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बन गया है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षक है नाव प्रतियोगिता। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वल्ला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। अब नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। भारत की विविधता एक अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के इस्तेमाल किया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारत एकता की अभिव्यक्ति है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की
खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और उनकी जवाहरलाल नेहरू की बुक थी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। सो फ्रेंड्स, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर सेकंड कराऊंगी और ये एनसीईआरटी की ही बुक का है, आप देख सकते हो, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने नोट्स बना सकते हो। और चैप्टर है क्लास 6 का विविधता की समझ, जो कि उसके नोट्स बने हुए हैं, तो आपको यकीन ना हो इसलिए ये मैंने चैप्टर का स्क्रीनशॉट लगाया है। सो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय।